हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए हम लोग आगे की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर अपना शायद 11th होगा। हाँ राइट, 11th है शायद। राइट, आगे हम लोग अब तक बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर हुआ था वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का डेफिनेशन देखे थे हमने, और उसके बाद में गुड्स का भी डेफिनेशन हमने पढ़ा था। राइट है, अब आगे आगे देख सकते हो स्क्रीन पर। राइट, देखिए ये पूरा हमने लास्ट टाइम देखा था। चलिए अभी आगे देखते हैं इंडिया का डेफिनेशन। सर इंडिया का डेफिनेशन एक बार मैं ये रीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इंडिया का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 56 में इंडिया का डेफिनेशन दिया है। अब इंडिया मीन्स इंडिया का मतलब क्या है। ठीक है, इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी पहला वर्ड डाला उसने, टेरिटरी, सॉरी, ठीक है, टेरिटरी, पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद में रिफर टू एन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी लिखा है उसके बारे में उन्होंने बात किया। पहला इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद में इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सबसॉइल, अंडरलाइन सच वाटर्स। देखो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ ये डायरेक्ट टैक्स में हम लोग ऑलरेडी इंडिया का डेफिनेशन देख लिया था। याद है इंडिया का डेफिनेशन हमने वहां पर पढ़ लिया था। सेम टू सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम याद रखना, एक टेरिटोरियल ऑफ इंडिया आया, फिर टेरिटोरियल वाटर्स आया, सी बेड, सबसॉइल, अंडरलाइन सच वाटर, continental shelf, फिर exclusive economic zone, any other maritime zone referred in territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone, and there's airspace भी आ गया above the territory and territory waters में। ये देखो सिंपल चीज है, ये चीज मुझे समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बार मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, वो डायग्राम को हम रिफर करेंगे। ठीक है, किधर गया मेरा डायग्राम, रुकिए 2 मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम में क्या बनाया, देखिए ये मेरा, ये वाटर है। ठीक है, ये पार्ट वाटर है, ये पूरा जो ब्लू में लिखा है मैंने वो पूरा वाटर है। और इसको क्या बोलेंगे हम, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर कब आता है, टेरिटोरियल वाटर क्या लिखा है, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो मेरा बेस लाइन किधर है सर, मेरा बेस लाइन यहाँ पर है। देखिए ये मेरा बेस लाइन है जहां से पानी स्टार्ट होता है। राइट, ये बेस लाइन है मेरा। तो ये बेस लाइन है, बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, क्या बोला मैंने, 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स हो जाता है। तो वो उसे क्या कहा जाएगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट का होता है ना, महाराष्ट्र का कुछ टेरिटोरियल वाटर, तो 12 किलोमीटर तक उसको महाराष्ट्र से जो चिपक के जो पानी है, समुंदर है, तो उसको टेरिटोरियल वाटर बोलेगा। 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये नॉटिकल माइल्स क्या मेजरमेंट है, सी में जब एरिया मेजर करते हैं उसका। ठीक है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक उसको क्या बोला जाएगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसके बाद में वहां से लेके आगे आगे 200 नॉटिकल माइल्स, वहां से लेके आगे, यहाँ से लेके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा। ठीक है, बेस लाइन से लेके बेस लाइन यहाँ पे आ रही, राइट, यहाँ से लेके, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ से लेके आगे तक 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब इंक्लूडिंग दैट 12 वाला। ठीक है, वो सब मिला के इसको क्या बोला जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझे, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन अपना यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये टेरिटोरियल वाटर बना। और उसके बाद में जो गिरता है वो हाई सीस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हाई सी बोला जाएगा। सर ये पानी तो समझ गए, पानी है सर, राइट। उसके बाद में टेरिटोरियल वाटर जब 12 नॉटिकल माइल्स खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो एरिया शुरू होता है, और अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे वाला पार्ट होता है पानी का, ये पानी ही नहीं है, पानी नहीं, जमीन है, देखिए नीचे ये पूरा पार्ट जमीन है। तो ये पूरा पार्ट को क्या बोला जाएगा, कंटिनेंटल शेल्फ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंटिनेंटल शेल्फ। और मैरीटाइम जोन किसे बोला जाएगा, इस
ये जब दो एरिया, दो कंट्रीज के सी मिल जाते हैं एक जगह के, तो वो एक बॉर्डर बन जाता है, तो वो बॉर्डर को मैरीटाइम जोन बोला जाता है। तो यही बोलना चाहता है। अब इसमें मैरीटाइम जोन मैंने कहीं पर बनाया नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज, मैरीटाइम जोन क्या होता है? जब दो 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 सी जब मिल जाते हैं, एक कंट्री का बॉर्डर बन जाते हैं, उसे मैरीटाइम जोन बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू बता दिया कि टेरिटोरियल वाटर किसे बोलते हैं। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन। बेसलाइन मतलब जहां से पानी स्टार्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स को क्या बोला जाएगा? टेरिटोरियल वाटर। उसके आगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन लग जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लग जाता है। वो कहां से होगा? बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक। और अगर टेरिटोरियल वाटर से आगे बढ़ते हैं और वो अंडरग्राउंड मतलब सी के नीचे जो जमीन होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने किसका डेफिनेशन समझने की कोशिश की? इंडिया की डेफिनेशन। क्योंकि ये जो है इसके ऊपर ये एयर स्पेस हो गया, एयर स्पेस। तो एयर स्पेस क्या बोला जाएगा? वो भी इंडिया में इंक्लूड होगा। ये जो ऊपर जो भी प्लेन उड़ता होगा, प्लेन उड़ते उड़ते सर्विस दिया समझो प्लेन ने। ठीक है, प्लेन उड़ते उड़ते क्या किया? सर्विस दिया। अब उसके अंदर बहुत सारे सर्विस होते हैं, फूड वगैरह, राइट? वो सब भी क्या हो जाएगा? इंडिया के जीएसटी में कंसीडर होगा जब तक वो अपने एयर स्पेस में रहेगा। अगर बाहर के एयर स्पेस में चला जाएगा तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करके हमने किसका? इंडिया का डेफिनेशन देख रहे थे, इंडिया का डेफिनेशन देख रहे थे। चलो, अरे यार, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंपल है सर। जब ये मैप बनता है अपना, राइट? अपना मैप होता है ऐसा, राइट? ऐसा मैप जो है अपना, सॉरी, ये मैप है अपना, समझो। ठीक है, तो ये मैप में ये पूरा टेरिटरी, ठीक है, ये मैप में इसको क्या बोला जाएगा? टेरिटोरियल वाटर, सॉरी, टेरिटरी एरिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टेरिटरी। सब स्टेट का अपना अपना क्या होता है इसमें, पता है ना? सब स्टेट में अपना अपना क्या होता है? लैंड मास होता है, राइट? ये लैंड मास है, मतलब जो जमीन है, जमीन पार्ट को क्या बोला जाएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जाएगा, राइट है? और बाकी ये क्या है? बीच में समंदर है, फिर समंदर को कुछ टेरिटोरियल वाटर बोला गया और कुछ को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला गया और कुछ को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला गया। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको डेफिनेशन को ऐसा याद करो। पहले आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा? टेरिटोरियल वाटर्स। फिर सी बेड, सी बेड मतलब सी का जो ऊपर का किनारा, जिसपे क्या किया जाएगा? अपना शिप को लेकर जाते हैं हम लोग, राइट? सी बेड। सब सॉइल, वही सी का ही सॉइल। उसके बाद में जो वाटर्स के अंदर होते हैं, लिखा है उसने, राइट है? अंडरलाइंग सच वाटर। फिर इसके बाद में कंटिनेंटल शेल्फ, मैंने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी किधर होता है वो भी बता दिया। फिर मैरीटाइम जोन, ये सब मिला के क्या बनेगा? अपना इंडिया के डेफिनेशन में आ जाएगा मेरे हिसाब से। आपको पहले भी ये समझा दिया है मैंने, इस बार फिर से एक बार बता दिया। चलो एक बार इसका कमेंट्स पढ़ते। डेफिनेशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड नॉट ओनली टू द लैंड मास, मतलब सिर्फ लैंड मास तक ही नहीं है डेफिनेशन ऑफ इंडिया का, बट ऑल्सो टू द टेरिटोरियल वाटर में भी आ जाता है, प्लस एयर स्पेस में भी आ जाता है, अबाउट द टेरिटोरी एंड टेरिटोरियल वाटर। मतलब इसके ऊपर जो है, किसके ऊपर सर? टेरिटरी ऑफ इंडिया और जो वाटर, इसके ऊपर जो भी एयर स्पेस होगा, एयर स्पेस जो एरिया एयर स्पेस का होगा ऊपर, राइट है? वो भी चीज इंडिया में गिना जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है सर? हेंस ऑल द सप्लाई मेड इन सच एरियाज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई मेड इन इंडिया। तो हर एक चीज जो ये एरिया में कंसीडर किया जाएगा सप्लाई, वो हर एक चीज जीएसटी में कवर हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा उसको। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिकल परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट ऑन अ बोर्ड ऑफ शिप सेलिंग फ्रॉम चेन्नई टू विशाखापट्टनम। मतलब विशाखापट्टनम से, मतलब यहाँ पे, ये देखिए चेन्नई यहाँ पे, राइट? और विशाखापट्टनम यहाँ पे। तो यहाँ से शिप जा रहा है समझो एक, ठीक है? शिप जा रहा है, वो शिप में ना म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है? म्यूजिकल परफॉर्मेंस किया जा रहा है।
अब वो आर्टिस्ट क्या कर रहा है, गाना गा रहा है वहां पे, राइट है, सर्विस दे रहा है, और वो शिप के अंदर फूड भी सर्व हो रहा है, राइट है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिल्ली, देखो ये तो अलग एग्जांपल बना, बट वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज में वो कंसीडर होगा, और वो उस पे जीएसटी का सप्लाई माना जाएगा उसको। अभी सप्लाई क्या है सर, सप्लाई क्या है वो अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सप्लाई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत बड़ा डेफिनेशन सेक्शन 7 में, ठीक है। वो डेफिनेशन समझते हैं अपने को, सप्लाई का मतलब समझ में आएगा। फिलहाल तो अपन ये समझ के चलो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइड करना या फिर गुड्स को सेल करना, ऐसा मान के चलो, बट सप्लाई इज नॉट अ सेल, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आगे जाके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिलहाल एक बेसिक नॉलेज के लिए वैसा याद रखना, ठीक है। तो म्यूजिकल, या फिर यहाँ पर क्या दिखा है, फूड सप्लाई ऑन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जब एयरक्राफ्ट, राइट है, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जब उड़ता है, राइट, उड़ता है तो उसके अंदर फूड सप्लाई किया जाता है, फूड होता है ना, पैसेंजर्स को दिया जाता है, राइट है, उसमें भी तो चार्ज किया जाता है, तो वो भी क्या बना तुम्हारा, अगर वो एयर स्पेस पे है, मेरा ये डेफिनेशन में फॉल होता है एयर स्पेस के डेफिनेशन में, तो यार तो एयर स्पेस के डेफिनेशन में अगर फॉल होता है तो जरूर वो चीज भी क्या कहा जाएगा, इंडिया में आएगा, और उसको जीएसटी में प्रोविजंस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट, मतलब लग जाएंगे। आगे क्या लिखा है सर, तो रुको, ये पहले मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, चलो आगे। आगे क्या लिखा है, इंडिया इज मेड अप ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो पढ़ लिया, मतलब स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, लैंड मास ऑफ इंडिया, प्लस प्लस क्या बोलता है, अदर टेरिटरी, मतलब टेरिटोरियल वाटर्स को भी उसने कंसिडर किया है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर शैल बी डीम्ड टू बी अ कोस्टल स्टेट, यूटी, यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेसलाइन इज लोकेटेड। चलो ये सब चीज हमने देखा हुआ है, वो बस बोल रहा है स्टेट का जो कोस्टल एरिया है वो भी कंसीडर होगा, राइट, टेरिटोरियल वाटर्स में। चलो ऐसा करके हमने ये इंडिया का डेफिनेशन एक बार समझ के लिया। आप आगे बढ़ते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब सर सप्लाई, मतलब सर क्या बोल रहे हैं, सप्लाई, सप्लाई में दो सप्लाई हो सकते हैं, एक तो टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है और एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है, राइट है। टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है सर, वो समझने के लिए जो है ना, देखो यहां पर मैं बता देता हूँ ये चीज शॉर्ट में, ठीक है। ये टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये दो चीज क्या है, ठीक है, पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आता है। एज पर सेक्शन 2108, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 108 में सीएसटी एक्ट में लिखा है कि सप्लाई मीन्स गुड्स एंड, मतलब टैक्सेबल सप्लाई मीन्स गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच आर लेविएबल टू जीएसटी, मतलब क्या है सर, जो जीएसटी में चार्ज होगा, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे जीएसटी लगेगा उसे बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई। मतलब मैं अगर एक गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं, राइट, गुड्स बेच रहा हूं, और वो गुड्स जीएसटी में फॉल होता है और उस पे टैक्स लगता है, तो जिस दिन इसको मैं सप्लाई करूंगा तो उस पे मेरे को जीएसटी पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे जीएसटी लेविएबल, लेविएबल हो जाएगा उस पे जीएसटी। whereas नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या होता है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी लगता नहीं है। सर ऐसा कौन से गुड्स है सर, सिंपल एक एग्जांपल दिया है, गुड्स मतलब ज्वेलरी, सिल्वर, ये कोई भी चीज खरीदते हो तो वो टैक्स कंसिडर होता है और जीएसटी प्रोविजंस एप्लीकेबल होके उस पर चार्ज लगता है। वेयर हैज यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, याद है हमने पढ़ा था, अल्कोहल, वो सब चीज यहाँ पर कंसिडर ही नहीं होता है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, मतलब वो है ही नहीं आता है, राइट, उस पे जीएसटी लगता नहीं, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो सिंपल समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी है ना टैक्सेबल सप्लाई होगा ना, तो उसको ना क्या बोल रहा है, फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई एज पर द डेफिनेशन 7। देखो सेक्शन 7 में मैंने क्या कहा था कि टैक्स सप्लाई का मीनिंग दिया गया है, सप्लाई का मतलब क्या होता है उसको समझाया गया है। अभी सप्लाई क्या होता है वो कब पढ़े हम लोग सर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, सप्लाई क्या होता है, सेक्शन 7 में डेफिनेशन दिया है। तो सप्लाई एंड ये क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, एक बार वो सप्लाई डेफिनेशन में आ गया तो वो टैक्सेबल है या नहीं वो चेक करना अपने ऊपर है,
ठीक है, तो वही बोल रहा है अगर सप्लाई के डेफिनेशन में गिर जाता है तो ये टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं फॉल होगा वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आता है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेबल में लायबल टू जीएसटी है, राइट है, और उसके बाद में सेक्शन 7 के डेफिनेशन में फॉल हो गई है, और एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर दिया है। यहाँ पर जीएसटी में फॉल नहीं होगा, वो एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल डीजल ये जीएसटी में चार्ज नहीं किया गया, अभी तक इसको बाहर रखा गया है फिलहाल, राइट, जीएसटी के अंदर आता है बट इस पे अभी तक चार्ज स्टार्ट नहीं किया है, इस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी चलता है। और सेक्शन 7 में आपको क्या पता चलेगा कि ये डेफिनेशन में फॉल होता ही नहीं वो सप्लाई, तो उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये मैंने टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पर राइट है ये डेफिनेशन को, और वहां पे नॉन टैक्सेबल जो ऊपर लिखा था। चलो ये एक बार डेफिनेशन देखते हैं टैक्सेबल सप्लाई मींस क्या होता है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, सप्लाई गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है या फिर दोनों भी दिया हो सकता है, राइट, विच इज लेविएबल टू टैक्स। देखो यही तो पढ़ा हमने यहाँ पर, लेविएबल टू टैक्स, राइट है, कुछ नया नहीं पढ़ा, वही चीज पढ़ा, राइट। कमेंट्स में क्या दिया है, कमेंट्स में देखो, पूरा कमेंट्स में पढ़ते नहीं बैठूंगा, फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन टू क्वालिफाई टैक्सेबल सप्लाई, कौन से ट्रांजैक्शन टैक्सेबल सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा, तो याद रखना ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, अगर ये कैटेगरीज में फॉल होते तो उसको क्या किया जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई, अगर ये कैटेगरी में फॉल नहीं होते तो उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या लिखा है, द ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व, क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व इधर गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब तुम्हारे पास गुड्स होना चाहिए या फिर सर्विस होना चाहिए, ये दोनों का सप्लाई होना चाहिए या फिर दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये दोनों में से एक चीज होना चाहिए। सेकेंड, सच गुड्स और सर्विस शुड नॉट बी स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 3, क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल 3 में ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से, क्या बोला, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से जिसको 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 सप्लाई नहीं माना गया है, ठीक है, मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से जिसको सप्लाई करोगे तो भी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, राइट है, इसको नहीं माना जाएगा। तो वैसे शेड्यूल 3, अभी तुमको शेड्यूल 3 तो पढ़ना जरूरत नहीं, आगे जाके अपने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, राइट है, तुमको इतना डिटेल में सिलेबस नहीं है, बट याद रखना शेड्यूल 3 में जो फॉल होते हैं तो वहां पर टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगा, वो अदर देन शेड्यूल 3 को छोड़ के अगर कोई है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई बोल सकते। तो फर्स्ट शुड नॉट बी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, राइट। सेकेंड, शेड्यूल 3 में नहीं होना चाहिए उसका नाम, तो शेड्यूल 3 में नाम आया तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन शुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई, तो ये तो हमने पढ़ा सेक्शन 7 के हिसाब से, ये यहाँ पर पढ़ा ना अपने, राइट, सेकेंड पॉइंट था सेक्शन 7 के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। लास्ट में क्या है, सप्लाई शुड बी लेविएबल टू जीएसटी, अरे कितना बार बोलेंगे, लेविएबल टू जीएसटी, ये तो पता है मुझे, चलो इट शुड नॉट बी कवर्ड विद द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल, ये घुमा फिरा के वो एग्जांपल्स देखो, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल तुमको समझना चाहिए। अल्कोहलिक लीकर, ये क्या है, ये नॉन टैक्सेबल है, क्या ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इस पे हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी चार्ज नहीं करते, राइट है, वो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप लिख सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे पेट्रोल डीजल है ना, अल्कोहल भी लिख दो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, अल्कोहलिक लीकर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, टैक्सेबल सप्लाई देखा, टैक्सेबल सप्लाई का ये भी देख लिया हमने, अब नॉन टैक्सेबल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी ज्यादा समझ में आएगा अपने को। तो चलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या है, वेरी सिंपल सर, मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर द इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, जिसको बोले इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिंपल चीज बता दिया उन्होंने कि कोई भी गुड्स और सर्विस का सप्लाई जो नॉट लेविएबल टू जीएसटी होगा अंडर आईजीएसटी एक्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है इसमें, नॉट लेविएबल, जो हमने ऑलरेडी नीचे पढ़ लिया, ठीक है।
तो इधर सप्लाई सप्लाई ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे वाला। आगे डेफिनेशन किसका बात कर रहा है सर? आगे डेफिनेशन है पर्सन का। पर्सन का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कहां पर भी देखा था, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग ने देखा था, बट सेम होगा क्या सर? जरूरी नहीं है, अपना अपना डेफिनेशन इन्होंने दिया है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 में पर्सन का डेफिनेशन दिया है। पर्सन का डेफिनेशन में मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, तुमको पता है सब चीज, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। पर्सन इंक्लूड्स, ये कौन सा डेफिनेशन है सर? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, राइट है, वो पहले भी वही था और आज भी वही है। चलो आगे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप। तो सर ये सब चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट है। इंडिविजुअल, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, राइट, ये सब लोग पर्सन के डेफिनेशन में फॉल होते हैं। अगर आगे फ्यूचर में जाके कहीं भी वर्ड पर्सन आता है तो ये सब लोग में से कोई एक हो सकता है वो पर्सन, ठीक है। आगे जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी जिसको बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, बीओआई जिसको बोलते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये ऑलरेडी हमने डायरेक्ट टैक्स में भी देखा था, ठीक है। ये एक एक चीज मैं समझाऊंगा ने, ये सिंपल चीज है, राइट है। तुम लोग सेम 5 करके आए हो तो ये चीज तो आना चाहिए तुमको। आगे, एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड, एनी कोई भी कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी कंपनी, ऐसा बोलो, ठीक है। कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश किया है बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो बोल रहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, राइट, कोई गवर्नमेंट कंपनीज में, राइट, ऐसा कोई भी चीज कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो हर चीज क्या किया जाएगा? पर्सन के डेफिनेशन में फॉल होगा। आगे क्या लिखा है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर और लॉ कंट्री आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हो गया? ये बन गया तुम्हारा फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी जो एमएनसी होते हैं, राइट, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो आउटसाइड क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेट होते हैं, वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ना कि यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस करते तो वो भी कंपनीज क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉलो हो गए पर्सन के डेफिनेशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के लॉ में रजिस्टर है। लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी क्या है सर? नीचे इन लोगों ने कमेंट में पूरा लोकल अथॉरिटी दिया, वो पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। तुमको पता है म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं। तो ये भी अगर गुड्स एंड सप्लाई करते हैं कुछ सर्विस, तो इनका भी क्या बनेगा? जीएसटी चार्ज होगा, सॉरी जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा बाद में देखेगा, बट वो डेफिनेशन ऑफ पर्सन में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने पर्सन के डेफिनेशन में रखा है। सोसाइटी, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो आता है वो भी क्या बन जाएगा तुम्हारा? सोसाइटीज पर्सन के डेफिनेशन में फॉल होगा। ट्रस्ट भी आ जाएगा। एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द अबव, मतलब कोई भी ऊपर कैटेगरी में फॉल नहीं होता है बट वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो वैसे भी क्या आ जाएगा? देखो मोस्टली तो सभी कवर कर लिया उसने, तो कुछ छूटा नहीं है, ऐसा कुछ छूट गया गलती से, बट वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनेगा, मतलब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है कोई, ठीक है। जैसा कंपनी क्या है? एक कंपनी क्या है? एक अपना खुद का उसका स्टेटस है, राइट, तो वैसे कोई स्टेटस में आता है तो वो भी क्या बन जाएगा तुम्हारा? पर्सन के डेफिनेशन में फॉल होगा। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आगे बढ़ते हैं अपन। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का उन लोगों ने डेफिनेशन दिया है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, म्युनिसिपल कमिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट, राइट है, ये सब चीज आते हैं। म्युनिसिपैलिटी आपको ही पता है, ठीक है। कंटेनमेंट बोर्ड, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, देख लो जाके। रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डेवलपमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, ये सब किस में आता है? कौन सा डेफिनेशन में फॉलो होता है? ये लोकल अथॉरिटी के, मतलब ये सब भी नाम आया तो समझना कि वो पर्सन है अपने लिए, जीएसटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनी अबाउ पर्सन हु रजिस्टर्ड और लायबल अंडर टैक्सेबल पर्सन, और कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, पर्सन मतलब समझ जाओ अभी भाई, पर्सन मतलब ये एक बंदे का बात नहीं कर रहा है वो, ये एक बंदे का बात नहीं कर, पर्सन का मतलब सीधा ये पूरा डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है। रजिस्टर और लायबल, जो रजिस्टर किया है और जो लायबल है किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए, तो वो भी अपना डेफिनेशन में
आ जाएगा। पर्सन हु ऑब्टेन और रिक्वायर ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसको एक रजिस्ट्रेशन से ज्यादा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, याद है एक फीचर था अपना मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मेरे को मालूम नहीं फीचर या किधर तो कहीं तो था, ये मैंने पढ़ा था, अपन पढ़ते वक्त ही आया था बीच में। अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिया होगा मेरा सेम स्टेट में, तो ऐसे टाइम पे दोनों भी डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र है, राइट है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अब ठाणे में रहता हूँ, एक अंधेरी में रहता है, ठीक है। अब ठाणे का बिजनेस एक चीज है और अंधेरी का एक चीज है, दोनों का रजिस्ट्रेशन मेरा अलग अलग है, ठीक है। ब्रांच का, दोनों ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अलग है। तो ठाणे जब अंधेरी को कोई गुड्स ट्रांसफर करता है, नॉट सेल बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर बोल रहा हूं, मेरा स्टॉक है, मेरा स्टॉक मैं अंधेरी वाले को दे रहा हूं, वहां से बेचा जाए, तो वो दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दोनों को, ठाणे ब्रांच को भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और अंधेरी ब्रांच को भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। द सप्लाई बिटवीन सच डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। तो सिर्फ मैं सप्लाई कौन सा, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं मैं गुड्स को, क्या बोल रहा हूं मैं, थाने से अंधेरी में गुड्स सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरा ही बिजनेस है, दोनों मेरा ही ब्रांच है, मैं सेल नहीं कर रहा हूं उनको। मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे स्टॉक खत्म हुआ अंधेरी का, तो मैं अंधेरी में क्या कर रहा हूं, वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। ट्रांसफर करते वक्त अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है तो लाइबिलिटी क्या बनता है, उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अपने ही गुड्स पे। तो उसको क्या बोला जाता है, इन शॉर्ट स्टॉक ट्रांसफर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात विल बी सब्जेक्टेड टू, इधर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र का लिया है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात का लिया है, तो दो गुजरात मतलब दोनों भी मेरा ही ब्रांच है, ये भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पे क्या है, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसा करके ये पर्सन का डेफिनेशन हमने एक बार शॉर्ट में देख लिया। अब प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई बताने से पहले मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में, वो एग्जांपल आपको ज्यादा समझेगा। किधर क्या, चलो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो, हमको प्रिंसिपल सप्लाई का इंपॉर्टेंस कब पता चलता है, जब वो कोई कंपोजिट सप्लाई की बात करता है। ये कंपोजिट सप्लाई क्या है, मैंने कहीं पे तो शायद मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है। वाइल हम जब ये देख रहे थे, क्या सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे, तो मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, देखो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है दो गुड्स या दो सर्विसेज या एक गुड्स और एक सर्विसेज को मैं मिलकर बेच रहा हूं। अब मिलकर बेचते वक्त क्या होता है कि दोनों का रेट्स अलग हो सकता है, दोनों का रेट्स अलग हो सकता है। अगर मैं कल दुकान में जाता हूँ, शॉप में जाता हूँ, ठीक है, शॉप में जाता हूँ मोबाइल खरीदने के लिए, क्या खरीदने, मोबाइल खरीदने के लिए। अब मोबाइल बॉक्स है, ठीक है, मोबाइल बॉक्स है, उसमें मोबाइल भी आता है और उसमें चार्जर भी आता है, चार्जर, ठीक है, तो मोबाइल भी आता है। अब जीएसटी के एक्ट के हिसाब से जो चार्जर है उस पे कितना 12% का क्या लगेगा, जीएसटी, और मोबाइल जो है वो उसका रेट जो है उसका 18% है। देखो दोनों भी अलग अलग रेट है, बट दोनों भी एक बॉक्स में जा रहा है, राइट। सेल करते तो दोनों एक साथ बेच देता है वो सामने वाला। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन है, प्रिंसिपल का मतलब मेरा मेन कौन सा सप्लाई, कल शॉप में कोई कस्टमर आएगा, वो ये बोल के नहीं आएगा मेरे को चार्जर चाहिए और उसके साथ मोबाइल लेके जाएगा। वो क्या करेगा, वो आएगा और बोलेगा मुझे क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बेसिस पे आएगा वो, और उसके बेसिस पे वो चार्जर लेकर जाएगा, ना कि उल्टा चार्जर लेने आएगा और मोबाइल लेके जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज बोलना चाहता हूं, कंपोजिट सप्लाई पढ़ने से पहले अपन ये समझ के लेते हैं इधर एग्जांपल, तो खुद ब खुद तुमको कंपोजिट सप्लाई भी समझ में आ जाएगा। जैसे सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 जिसका क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोलेंगे वो बता रहे हैं। गुड्स एंड गुड्स मतलब मैं गुड्स खरीदने जा रहा हूं, अब एक गुड्स ने उसमें दो गुड्स है, जैसे एग्जांपल मोबाइल एंड चार्जर, दोनों भी गुड्स है मेरे लिए, राइट है। जब मोबाइल खरीदूंगा
तो 12% के हिसाब से उस पर जीएसटी आता है और चार्जर के ऊपर 18% का, तो दोनों भी एक साथ लेके जा रहा हूँ बॉक्स में। तो मेरे लिए प्रिंसिपल सप्लाई क्या बनेगा, मोबाइल, क्योंकि मेन मुद्दा मेरा क्या था, मोबाइल खरीदने आया था, ना कि मैं चार्जर के लिए आया था यहाँ पे, राइट है। मोबाइल लूंगा तो उसके साथ चार्जर आ ही जाता है, राइट। नेक्स्ट सर्विस एंड सर्विस, यहाँ पर गुड्स एंड गुड्स था, यहाँ पे सर्विस एंड सर्विस। और सर्विस एंड सर्विस मतलब होटल अकोमोडेशन, मैं होटल वाला बिजनेस है, मैं रूम रेंट पे देता हूँ, राइट है, वो बिजनेस है मेरा। लॉजिंग एंड बोर्डिंग समझो। उसके बाद में लॉजिंग और बोर्डिंग में ब्रेकफास्ट भी मिलता है। अब ब्रेकफास्ट क्या बना मेरे लिए, गुड्स बना, राइट है, गुड्स दे रहा हूँ ना मैं, रेस्टोरेंट सर्विस जैसा हुआ। और ये होटल सर्विस तो मतलब रूम रेंट पे दे रहा हूँ, तो रूम रेंट पे 18% का होटल सर्विसेज पे चार्ज है। जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है उसके अंदर जब तुमको डिनर लंच बिंच दिया जाता है वो 5% पे लगता है। अब इसमें से दोनों में से तुम वहां पे सिर्फ खाना खाने तो नहीं आए होगे, राइट, ये सिर्फ रेस्टोरेंट का मजा लेने नहीं आए होगे, वो अलग है। रहने आए हो तो ये मिल रहा है तुमको सर्विस, राइट। तो होटल सर्विस के चक्कर में तुमको रेस्टोरेंट का भी बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे दोनों एक साथ हो रहा है। तो मेन मेरा क्या रहेगा इसमें, मेन क्या रहेगा, सर्विस मेरे लिए होटल अकोमोडेशन इज द मेन सर्विस, इसलिए उसको प्रिंसिपल सप्लाई बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई। अब नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस। देखो यहाँ पे मैंने गुड्स एंड गुड्स बात किया, फिर सर्विस एंड सर्विस। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स भी और यहाँ पे सर्विस भी। जैसे फर्नीचर खरीदने गया तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी दे दिया सामने वाले ने, ठीक है। मैं फर्नीचर का तो पे किया ही, प्लस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी पे कर दिया। अब फर्नीचर का जो रेट लगता है 12%, वेरस ट्रांसपोर्टेशन का 5%। तो इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है, मैं ट्रांसपोर्टेशन लेने नहीं गया था, मैं गया था फर्नीचर लेने। तो मेरे लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा, ना कि वो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जांपल सिंपल वे में समझ में आया होगा। तो वो चीज हम अब इसको क्या बोलेंगे, जब इसको ओवरऑल जब देखेंगे, मोबाइल एंड चार्जर, होटल अकोमोडेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फिर फर्नीचर विद ट्रांसपोर्टेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे। एग्जांपल ये देखो, पढ़ते एक बार। composite supply as supply made by a taxable person to a recipient, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन होगा, मतलब कोई भी हो सकता, सप्लायर, राइट है, सप्लायर बोलूंगा मैं। सप्लायर ने किसको दिया, रेसिपिएंट को दिया। रेसिपिएंट कौन होता है, जो सर्विस लेता है, जो गुड्स खरीदता है, राइट है, जिसको अपन कस्टमर बोलते हैं। इसको सप्लायर कौन बनाइए, सप्लायर कौन बनाइए, सेलर बना। तो सेलर ने क्या किया, सप्लाई किया किसको, रिसिपिएंट को, कस्टमर को, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल, मतलब एक चीज नहीं किया उसने, एक से ज्यादा जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो सप्लाई किया। गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मैंने तीनों एग्जांपल दे दिया। और एनी कॉम्बिनेशन, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन कंजक्शन विच ईच अदर, मतलब वो नेचुरली बंडल्ड है। उसका मतलब क्या है, मोबाइल जब लोगे तो तुम चार्जर तो लोगे ही ना, वहां पे बिना चार्जर के मोबाइल वेस्ट है तुम्हारा आगे, राइट। हम एप्पल की बात नहीं कर रहे, एप्पल वाले अलग है ठीक है, आईफोन वाले अलग है, बट स्टिल आईफोन का अगर मैं मोबाइल लेता हूं तो तुम्हारा काम तो बनता है उसका चार्जर लेना ही। बिना चार्जर का तुम कैसे मोबाइल चलाओगे, कितना दिन चलाओगे, राइट। तो मोबाइल प्लस चार्जर इज एसेंशियल, ये नेचुरली बंडल्ड है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ ही इसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है, राइट, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वन ऑफ ऐसा, अभी कल तुम शॉप में जाओ और बोलो मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो मोबाइल का बॉक्स निकाल के देगा, उसके अंदर चार्जर होगा और हेडसेट होगा समझो, राइट। तो उसको बोल देना ये निकाल दो भाई, मेरे को नहीं चाहिए, तो वो सामने वाला बंदा मना करेगा, वो बोलेगा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता है, हम अलग से नहीं बेचते इसको, राइट। वो नेचुरली बंडल्ड है, उसके अंदर ही चला जाएगा। तो तुम अलग अलग रेट है ना उस पे, तो वही बोलना चाहते हैं, इसको कंपोजिट सप्लाई बोला है। वन उसमें से एक क्या रहेगा, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, राइट। अब प्रिंसिपल सप्लाई हम लोग अगर देखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई होता है।
and to which any other supply forming a part that composite supply is ancillary. ancillary का मतलब होता है, देखो, प्रिंसिपल सप्लाई, राइट है, जैसे मोबाइल, ये मेरा प्रिंसिपल है, प्लस चार्जर जो बोला मैंने वो क्या मेरा एंसिलरी सर्विस, एंसिलरी जिसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई भी बोल सकते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, साथ में जो इसके, राइट है, प्रिंसिपल के साथ में जो जाने वाला है, जो अदर सप्लाई बोलते हैं जिसको, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब दोनों सबको मिला के कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाएगा। कॉम्पोजिट सप्लाई इज द मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड अदर सप्लाई, ठीक है, मेन सप्लाई एंड अदर सप्लाई, वो दोनों नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट वही चीज बोल रहा है वो कि एनी अदर सर्विस मतलब चार्जर समझ के चलो, एनी अदर चार्जर सप्लाई, एनी अदर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई का एक पार्ट बना इज एन एंसिलरी, राइट, which constitute क्या goods and services constitute predominant element of composite supply। तो प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज चीज ही दिया है उन्होंने, ज्यादा देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन आप रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है, तुमको समझ के लेना है। कल कोई प्रिंसिपल सप्लाई के बारे में पूछे तो तुमको याद आना चाहिए कि प्रिंसिपल सप्लाई में कॉन्सेप्ट जब आया वो कॉन्सेप्ट कहां से है, कॉम्पोजिट सप्लाई से है, कॉम्पोजिट सप्लाई से है। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है दो सप्लाई, जो एक प्रिंसिपल होता है, एक होता है उसका अदर सप्लाई जो एंसिलरी बोला जाता है, उसको मिलकर होता है, नेचुरली बंडल्ड होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऐसा याद करो, अगर वैसा याद नहीं होता है तो सिंपल वे में जैसा मैंने समझाया तुमको यहाँ पे, ठीक है, वो वे में तुम लोग उसको लिख सकते हो। डेफिनेशन जरूरी नहीं है, इतने सारे डेफिनेशन है कि सेम ही छापो, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है सर? इनडायरेक्टली सर्विस रिसीवर बोल सकते हैं, या फिर गुड्स रिसीवर बोल सकते हैं, राइट है, या फिर इनडायरेक्टली उसको कस्टमर वर्ड दे सकते हो, ठीक है। कस्टमर जिसको बोलते हैं सर्विस रिसीवर। कस्टमर का काम क्या होता है? कस्टमर का काम क्या होता है? कस्टमर का काम कुछ नहीं होता है सर, कस्टमर का काम पैसे देना होता है और सर्विस लेना होता है, राइट है। इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट में इन्होंने रिसिपिएंट का डेफिनेशन सेक्शन 293 में दिया गया है। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, याद रखना हमेशा गुड्स सर्विस और बोथ दोनों भी होगा, राइट है। कभी गुड्स हो सकता है, कभी सर्विस हो सकता है, या फिर कभी गुड्स एंड सर्विस हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मीन्स क्या है? रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? देखो रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? वेयर कंसिडरेशन इज पेबल, जहां पर पैसे की बात आती है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल, जहां पर पैसे की बात नहीं आती है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल, जहां पर पैसे की बात नहीं आती है, ठीक है। ये ऊपर वाला पढ़ने से पहले हम नीचे वाला पढ़ लेंगे, वो समझ में आ जाएगा जल्दी। रिसिपिएंट इफ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कोई गुड्स एंड सर्विस मैं बेच रहा हूँ और सामने वाला कस्टमर खरीद रहा है उसको, और उसके बदले मुझे कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब पैसा देता रहेगा वो सामने वाला, राइट है। तो पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन, राइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और बी है, नहीं अपन सी लेंगे इसको, सी, और ये एस है, एस फॉर सप्लायर, ठीक है, और ये कस्टमर। अगर इसने सामने वाले को गुड्स बेचता है, क्या बोला मैंने? सामने वाले को गुड्स बेचता है, तो इसने कंसिडरेशन पे किया होगा, जैसे कि मनी, पैसा दिया होगा। तो ऐसे टाइम पे इसको क्या बोला जाएगा? रिसिपिएंट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? रिसिपिएंट। तो वही बोल रहे हैं, द कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द पर्सन इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। ये पर्सन है ना लायबल, कौन है लायबल? सी लायबल है पे करने के लिए कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में ये कौन बनेगा? अपना रिसिपिएंट बन जाएगा और ये सप्लायर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है सर। नेक्स्ट क्या है? इफ नो कंसिडरेशन इज पेएबल, अगर पैसे नहीं आ रहे बीच में। देखो हमने डेफिनेशन में कंसिडरेशन में पढ़ा था, कंसिडरेशन में हो सकता है कि कैश में नहीं, एनी अदर काइंड में हो सकता है, या फिर मैं बोलूंगा तू काम ये कर, मैं इसके बदले ये करके दूंगा, उसको भी कंसिडरेशन बोला जाता है। डेफिनेशन जाके पढ़ो, हमने पूरा एक लेक्चर कंसिडरेशन के ऊपर डाला है, ठीक है। इफ नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द गुड सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो
सेम चीज ये है, बस उसने 2 बार लिखा है सप्लाई नो कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन, यहाँ पर सिर्फ गुड्स है और यहाँ पर सप्लाई है, देखो 2 अलग नहीं है, वही है, राइट है। अगर गुड्स का केस आता है, अगर पैसा नहीं दिया रहेगा, तो पर्सन टू होम गुड्स और द पोजेशन और यूज डिलीवर गिवन इज मेड अवेलेबल, तो वो बना तुम्हारा रिसिपिएंट। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये बंदे ने इसको पैसा नहीं दिया, उसके बदले कोई और उसके पिताजी ने, पेरेंट ने उसको पैसे दिया हो, किसको, सप्लायर को, तो सप्लायर को पैसे इसने मिला, राइट है, इससे नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो क्या दिया एग्जांपल में, सॉरी एग्जांपल बोलता है पर्सन टू हुम, मतलब ये गुड्स जो है, ये गुड्स है, राइट, गुड्स और देयर पोजेशन और यूज और डिलीवरी और गिवन मेड अवेलेबल, मतलब ये जो गुड्स सर्विसेज डिलीवर किया गया है, पोजेशन दिया गया, मेड अवेलेबल किया गया है, किसको किया गया, सी को किया गया। तो भले इसने पैसा दिया हो, कंसिडरेशन पे किया हो इसके तरफ से, बट ये जो बनेगा इसके लिए रिसिपिएंट बनेगा, क्योंकि गुड्स सर्विसेज वो सब चीज रिसीव कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अगर पैसे देखो, जो पैसे दिया वो डायरेक्टली रिसिपिएंट बन जाएगा, अगर पैसा नहीं दे रहा है उसके बदले कुछ और सर्विस करके दे रहा है वो, राइट है। तो ऐसे टाइम पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी दिया हो, क्या बोल रहा है, अगर कंसिडरेशन नहीं भी दिया हो बट स्टिल गुड्स इसके जगह पे जा रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, पोजेशन जा रहा है, हो सकता है, या डिलीवरी हो रहा है गुड्स, या दिया जा रहा है, गिवन बोल रहा है, मेड अवेलेबल किया जा रहा है, किसके लिए, सी के लिए, तो ऐसे टाइम पे सी को रिसिपिएंट बोला जाएगा। अब ये गुड्स की बात की, अब ये सर्विस की बात करो, तो पर्सन हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, जिसको सर्विस दिया गया है उसी को क्या बोला जाएगा, रिसिपिएंट बोला जाएगा। आगे क्या लिखते हैं, रिसिपिएंट इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो है सी, सी अगर समझो फॉरेन में रहता है, क्या बोला मैंने, फॉरेन में रहता है, ठीक है। अब उसका इंडिया में जो है एक फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, तो अब एस को गुड्स देना है, किसको, सी को, तो सी ने क्या बोला, भाई एक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड को एज एन एजेंट समझो, ठीक है, वो उसका काम करके दे रहा है, ठीक है, उसके बदले वो क्या बेनिफिट देता है उनके हाथ में, तो सप्लाई सी को नहीं करते हुए उसने किसको किया, फ्रेंड को किया, और सी उसके बाद में फ्रेंड के साथ डील करेगा जो भी है। तो ये क्या हुआ, एक एजेंट जैसा एक्ट कर रहा है सी के लिए, कौन, उसका फ्रेंड। तो सप्लाई अगर फ्रेंड को किया जाएगा तो वही चीज इधर बता रहा है कि रिसिपिएंट में एजेंट भी इंक्लूड होता है। तो कल अगर सप्लाई फ्रेंड को हुआ तो फ्रेंड को क्या बोला जाएगा, रिसिपिएंट बोला जाएगा, किसके बिहाफ में, सी के बिहाफ में, किसके बिहाफ में, सी के बिहाफ में। तो वही बोल रहा है एक्टिंग, एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ किसके लिए, रिसिपिएंट इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। तो सर डेफिनेशन में ये चीज अब यहाँ पे उन्होंने तोड़ के दिया, समझ जाएगा अभी। कंसिडरेशन पेबल में क्या, गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बोथ पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन, ये आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट। where no consideration is payable for supply of goods and services, person to whom the goods are delivered, made available, possession, use, available, made, ये सब चीज हमने पढ़ा, ठीक है। where no consideration is payable for the supply of service, the person whose services render, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद में रेफरेंस किसका दिया, ये इंक्लूड एक्टिंग ऑफ एजेंट बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट, ये नीचे वो भी बता दिया। तो ये रिसिपिएंट का डेफिनेशन था, ठीक है। सर ये सब चीज क्या मेरे को अच्छे से याद करना है, नहीं अच्छे से याद नहीं करना है, बट इसको अच्छे से है ना समझ के लेना है। तो क्या होता है, कल कुछ भी पूछे ना क्वेश्चन, देखो मोस्टली अभी चांसेस है कि तुम्हारा एमसीक्यू ना हो और तुमको पेपर लिखना पड़े, तो ऐसे टाइम पे तुम्हारा नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंधाधुंधी कोई फटका नहीं मारना है अपने को, 4 ऑप्शन में से पढ़ना अच्छे से। तो कल कोई रिसिपिएंट पूछे तो तुमको क्लिक होना चाहिए कि रिसिपिएंट में क्या चीज आता है। ये टेबल भी तुम लोग अच्छे से याद कर लो ना, तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये टेबल के हिसाब से तुम वहां पर वर्ड्स लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैं देख लेना, वेयर कंसिडरेशन, वेयर नो कंसिडरेशन पेबल मैंने पढ़ाऊंगा, पर टाइम हो जाएगा वो चीज के लिए, ठीक है। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ना मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। वो एग्जांपल हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अरे मेरे भाई आजा,
चल, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सॉरी ये नहीं है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं सर, एक्चुअली ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। ये जो ये वाला पॉइंट क्या है सर इसका मतलब? देखो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है ना जीएसटी का पेमेंट का, देखो ऐसा होता है, एक तो सप्लायर होता है जो गुड्स क्या करता है, देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और सेकंड कौन होता है, रिसीवर, रिसीवर ऑफ गुड्स, वो क्या करता है, पेमेंट देता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस देता है। मतलब एक क्या करता है, पेमेंट देता है इसको, राइट है, पेमेंट देते वक्त है ना वो जीएसटी भी दे देता है, किसको, सप्लायर को। मतलब अगर मैं सप्लाई करता हूं, सप्लायर ने 100 रुपए का इनवॉइस किया, उसमें 18% जीएसटी लगाया, तो 118 हो गया। तो ये 118 किससे वसूल किया जाएगा, कस्टमर से। कस्टमर कौन होता है, रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये कस्टमर है, ठीक है। तो इसका काम बनता है 118 रुपए दे दे। 118 किसका सर, 100 उसका नॉर्मल जो उसका प्राइस है, और प्लस जीएसटी कितना 18, तो ये दोनों इसको दे देता है 118। तो ये क्या करता है, 100 रुपए खुद रख के लेता है, ठीक है। 18 रुपए क्या करता है, वो 18 रुपए जो जीएसटी का है वो किसको दे देता है, देखो यहां से फ्लोर है, जीएसटी किसको दे देता है, गवर्नमेंट को जाके दे देता है, समझा, सिंपल चीज है। वो 18 किसको जाके देता है, गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी किसका है, लाइबिलिटी किसका है, लाइबिलिटी किसका है, सप्लायर का लाइबिलिटी है, किसका है, सेलर का लाइबिलिटी है, सप्लायर का लाइबिलिटी है, आप बोल सकते हो, सप्लायर बोलो फिलहाल, ठीक है। किसका लाइबिलिटी है, सप्लायर का लाइबिलिटी है। यहाँ पर रिसीवर एक बार जो कस्टमर होता है एक बार पे करके छोड़ डालता है, उसके बाद उसको गवर्नमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में क्या होता है प्रॉब्लम, कि ये रिसीवर है, ये सप्लायर है, इसने गुड्स दिया, इसने पेमेंट किया, बट जीएसटी जो है वो खुद से जाके दे के आएगा। मतलब ये केस में 100 रुपए का इनवॉइस हुआ, कितना हुआ, इनवॉइस हुआ, सप्लायर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा, नो जीएसटी, वो 100 रुपए ही लेगा सिर्फ। तो इससे इतना फ्लो कितना होगा, सिर्फ 100 रुपए होगा। तो सर जीएसटी किधर जाएगा फिर, जीएसटी 18 रुपए जो होगा वो डायरेक्टली कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो मतलब सर लाइबिलिटी किसकी है, सर लाइबिलिटी किसकी बनी, कस्टमर की बनी, जो सप्लायर, जो सॉरी सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं, यहाँ पर रिसीवर की लाइबिलिटी बनती है। तो ऐसे टाइम पे रिवर्स चार्ज हुआ, मतलब जो चार्ज जिसको करना चाहिए था, मतलब वो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, याद रखना पॉइंट, रिवर्स हो गया, ये पॉइंट याद रखना। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है सप्लायर को चार्ज करना चाहता है, बट चार्ज कौन कर रहा है, जीएसटी डायरेक्टली चार्ज करके किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो यहाँ पर लायबिलिटी कस्टमर की बनती है। सर इसके एग्जांपल्स, अरे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, हम जब सम्स करेंगे तो तब देख लेंगे। चलो, तो रिवर्स चार्ज का मतलब देख लो, जहां पर लायबिलिटी किसकी बनती है, रिसीवर की बनती है, रादर देन सप्लायर। तो देखो क्या लिखा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस अ लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय अ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। समझा, किसका लायबिलिटी बनता है, किसका लायबिलिटी बनता है, लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट, नॉट अ सप्लायर, और गुड्स एंड सर्विस और बोथ, इंस्टीड, इंस्टीड किसके बदले, सप्लायर के बदले, इंस्टीड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इतना ही, बाकी सब डेफिनेशन में सेक्शन वेक्शन लिखा हुआ है, समझने के लिए क्या है, सिंपल अच्छा चीज है। लाइबिलिटी किसका, सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, क्या है सर, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इज विथ किसका, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नॉट, या तो फिर इंस्टीड, इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ क्या, सप्लायर, सप्लायर के बदले में किसका लाइबिलिटी बन जाता है, वो रिसिपिएंट का लाइबिलिटी बन जाता है। इसीलिए उसको क्या बोला गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर इसके ऊपर जो है ना अपन बहुत सारे सम्स करेंगे आगे जाके, कहाँ मिलेगा अपने को, इन लोगों ने लिखा है कि चैप्टर नंबर 4 में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे। फिलहाल ये डेफिनेशन, इसलिए अपन डेफिनेशन चैप्टर खत्म करने के लिए इसको क्लोज करते हैं फिलहाल, ठीक है।
नेक्स्ट सर्विस। सर्विस, अभी तक हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा, यहाँ पर कहीं तो हमने 2 दिन पहले जो आया था अपना, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डेफिनेशन देखा था हमने, राइट। अब अपने को क्या डेफिनेशन देखना है, सर्विस का। सर सर्विस का डेफिनेशन क्या होगा, चलो वही देखते हैं। देखो सर्विस का डेफिनेशन ज्यादा आपको उनका टेबल ही समझा सकता है, ठीक है। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज, एनीथिंग, बट ये छोड़ के, क्या छोड़ के सर, गुड्स को नहीं लिया है क्योंकि गुड्स तो अलग चीज है, मनी को नहीं लिया है क्योंकि मनी, गुड्स ने भी मनी को निकाल दिया था बाहर, एंड सिक्योरिटीज, ये 3 चीज को उसने क्या बोला है कि सर्विस नहीं होगा। मतलब सर्विस मीन्स एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी का डेफिनेशन, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन वी ऑलरेडी लर्न, ठीक है, ऑलरेडी लर्न, इसका हमने पढ़ लिया। नहीं आता है जाके एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट इंक्लूडिंग मतलब सर्विस में क्या चीज आता है, क्या चीज आता है, ये 2 चीज आता है। वो 2 चीज क्या है सर, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्शन फॉर कंसीडरेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फॉर कंसीडरेशन। कोई भी चीज, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिविटीज मतलब कोई भी चीज, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, यूज ऑफ मनी से रिलेटेड है, मनी का यूज से रिलेटेड है, या फिर उसका कन्वर्शन से रिलेटेड है। बट ये जो चीज कर रहे हो ना, कन्वर्शन और यूज, ये प्योरली किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, कंसिडरेशन। तो सर इसके एग्जांपल्स क्या होगा, नीचे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी समझ। बाद में फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, कोई भी ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज में होता है, उसके बीच में कोई भी चार्ज लगता है तुमको, वो सब चार्ज भी क्या बोला जाएगा, सर्विस बोला जाएगा। सर इसके एग्जांपल्स जो समझेगा हमको तभी, चलो बात करते हैं एग्जांपल्स। ये देखो, ये डेफिनेशन भी वही चीज है, ठीक है, ये डेफिनेशन भी वही चीज है, एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। एनीथिंग ऑफ गुड्स अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग यूज ऑफ कन्वर्शन, ये देखो कन्वर्शन लिखा था, राइट, कन्वर्शन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म और फ्रॉम वन करेंसी और फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। मतलब कन्वर्शन किसको बोलेंगे, कन्वर्शन किसको बोलेंगे, कन्वर्शन बाय कैश और अदर मोड फ्रॉम एक से लेके अदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। क्या वन फॉर्म, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में लेके आना, करेंसी से चेंज करना, डिनोमिनेशन चेंज करना। सर ये तीनों क्या है सर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके आना, कैश को चेक में, सॉरी कैश को बैंक बैलेंस में कन्वर्ट करना, मतलब सेविंग करना कोई चीज को। मतलब एक देखो, कैश एक फॉर्म है, बैंक बैलेंस एक फॉर्म है, अलग है दो, तो फॉर्म चेंज करना उसका, ठीक है। और करेंसी, करेंसी मतलब डॉलर से रुपीज, रुपीज से डॉलर होता है ना वो। डिनोमिनेशन मतलब 10 रुपए को 1 रुपए के 10 कॉइन्स बना दिए, समझो ऐसा डिनोमिनेशंस करना। अब 500 के नोट्स को 100 के 5 बना दिए, मतलब छुट्टा लेना, चेंज करना, समझ में आ रहा है वो वाला। इसके एग्जांपल्स पढ़ोगे तो ज्यादा समझेगा। तो यहाँ पर क्या, फिर से सर्विस मीन्स कोई भी चीज अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग यूज ऑफ मनी, कन्वर्शन, कन्वर्शन मतलब कैश, अदर मोड कोई भी कन्वर्शन करना है अपने को, बैंक से अपन नॉर्मली करते हैं एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, जैसे करेंसी डिनोमिनेशन और अदर फॉर्म टू अदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन विद सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेट कंसीडरेशन। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास 1000 का नोट तो नहीं रहा अभी, ठीक है, 2000 का नोट है आपके पास, ठीक है, नोट है, आप मेरे पास आते हो, ठीक है, आप बोलते हो मुझे है ना सर छुट्टे चाहिए, चेंज चाहिए मेरे को, तो मैं बोलता हूँ वेरी गुड, मैं दे दूंगा चेंज। मैंने क्या बोला, मैं चेंज दूंगा, बट मैं तुमको 1900 दूंगा, 100 के नोट, जैसे नोट चाहिए वैसा मिलेगा आपको, जो चाहिए वो डिनोमिनेशन में मिल जाएगा। तो ये जो बीच में 100 रुपए जो चार्ज किया गया है ना,
देखो 2000 के बदले में कितना दे रहा हूँ, सब 1900, मतलब बीच में कितना चार्ज हुआ, 100 रुपए। ये चार्ज किया गया, वो चार्ज क्या है मेरा, कंसिडरेशन है। वो क्या है मेरा, कंसिडरेशन। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, राइट, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसपे कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, जिस पे कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, तो वो सर्विस बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, उसको सर्विस बोला जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 2000 के बदले में उसको एग्जैक्टली 2000 दे रहा हूँ, तो इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है, कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, तो इसको सर्विस नहीं बोला जाएगा। ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स है नीचे, एग्जाम्पल्स में क्या है देखो। हाँ, यहाँ पर और एक चीज है, शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट लिस्ट मैटर्स शैल बी रिगार्डेड सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो हमने वहां पे ही पढ़ा था कौन से चीज में आना चाहिए और कौन से चीज में नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको सर्विस में फॉल होना है तो शेड्यूल 2 के सीजीएसटी एक्ट लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा कि मेरा सर्विस आ रहा है या नहीं वो चीज में। ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। देखो डिपॉजिट करना, पैसे आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो, तो बैंक अपने से कुछ लेती नहीं है, देती नहीं है उसमें। ठीक है। तो कोई सर्विस नहीं हुआ ये, तो सिर्फ ये ट्रांजेक्शन इन मनी है। क्या बोला इसको, सिर्फ ट्रांजेक्शन इन मनी। यहाँ पे बैंक कोई तुमसे चार्जेस नहीं लेती, ऐसा नहीं बोलती भाई तुम 5000 पैसे निकाल रहे हो तो मैं तुम्हारा 100 रुपए चार्ज करूंगा, राइट है। या फिर तुम 10,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए चार्ज करूंगा, ये नहीं होता इनका कोई। ठीक है। ये अदर है। ये डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना बैंक से सिर्फ एक ट्रांजेक्शन इन मनी है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होता, तो वो सर्विस नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, कोई बोरो करना, रीपेमेंट करना। अगर मैं बोरो करता हूँ पैसा, राइट है, और रीपे करता हूँ, देखो ये बोरो में 1000 रुपए किया और रीपे करते हुए मैं इंटरेस्ट लगा के रीपे कर दिया, तो उसमें मेरे को कोई सर्विस नहीं दिया, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन मनी है। देखो मैंने लिया, वो दे रहा हूँ रिटर्न में, राइट है। अगर ये चीज के लिए मैं अगर बोरो करता हूँ, बोरो करते वक्त है ना, नॉर्मली तुमने देखा होगा एक प्रोसेसिंग चार्ज आता है। क्या आता है, प्रोसेसिंग चार्ज, लोन प्रोसेसिंग चार्ज। तो ये बैंक लेती है। क्यों लेती है, कि मैं लोन करके दे रहा हूं ना तुमको, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज तुम्हारा क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा, और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, बोरोइंग एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, तो उसको सर्विस नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट। देखो मैं क्या बोला अभी, जब लोन रीपे करते हो, रीपे करते हो, तो रीपे करते हो, अगर 1000 रुपए लिए आप, तो आप कितने दे रहे, 1200 रुपए रिटर्न कर रहे हो, तो 200 रुपए है, 200 रुपए वो क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा। तो वो क्या है, मैं मनी को यूज करने के लिए, मतलब मैं 1000 रुपए से लेकर यूज करने के लिए उसको 200 रुपए दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट रीपे करते वक्त। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा यूज ऑफ मनी, और वो सर्विस माना जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है वो मेरे से फॉर मनी यूज करने के लिए। लोन प्रोसेसिंग फीस, जो अभी मैंने बात किया, लोन प्रोसेसिंग फीस, वो भी एक यूज ऑफ मनी है, और उसको क्या बोला जाएगा, यस दिस इज सर्विस, कि इस पे चार्ज लगता है, बैंक इससे पैसा कमाती है, राइट। आगे कन्वर्शन ऑफ करेंसी। देखो करेंसी को कन्वर्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ आज मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, मैं इंडिया में हूं, तो मेरे को उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। अगर वो मेरे को फ्री में कन्वर्ट करके देता है, नो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, तो उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर मेरे को वो सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज करता है, दिख रहा है, दोनों पॉइंट है अपने पास यहाँ पर। अगर सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज करता है तो यस दिस इज सर्विस, इफ नो कंसिडरेशन सेपरेटली चार्ज देन नो सर्विस। समझ रहे हो, सिंपल चीज है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्शन ऑफ रूपी इंटू कॉइन। देखो रूपी इंटू कॉइन, मैंने क्या बोला, 10 रुपए को मैं 10 कॉइन बना दूं, अगर सामने वाला जब तक उस पर चार्ज नहीं कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी ट्रांजेक्शन मनी बोला जाएगा और उसको सर्विस नहीं बोला जाएगा। ये जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, राइट है, चेंज करके देने के लिए। तो सामने वाला अगर चार्ज कर रहा है तो कंसिडरेशन, नहीं कर रहा है तो नहीं। कमीशन फॉर द एक्सचेंज फॉर द सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट क्या होता है सर, तुम्हारे पास जूना पुराना नोट होगा ना, जो फटा होगा, राइट है। अगर समझो 50 रुपए का नोट है मेरे पास, राइट, 50 रुपए का नोट है, जो 50 रुपए का नोट है मस्त, राइट, जो बीच से फट चुका है, ये अगर तुम बाहर यूज करने जाओगे तो कोई लेगा नहीं, राइट है। तो आप बैंक के पास जाओ, इसको सबमिट कर दो, दे दो, तो बैंक क्या करेगी, 50 रुपए के बदले तुमको 30 रुपए दे देगी। तो बैंक क्या करती है, इसको
50 के बदले 30 क्यों देती है? जो 20 जो बीच में होता है वो चार्ज ही हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, कमीशन लिया उन्होंने। ये नोट को आगे जाके वो आरबीआई को देगी और उसका ये करेगी, प्रोसेस करेगी, राइट। तो ये भी क्या बना, एक सॉलिड नोट का कंसिडरेशन ही बना, तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया। ठीक है, ऐसा करके हमने इसको क्लोज किया, सर्विस भी। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लायर। ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया चैप्टर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने कैसे भी करके इसको पूरा किया है आज। सप्लायर, सप्लायर 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 कौन होता है? रिसिपिएंट पढ़ लिया हमने अभी, सप्लायर कौन होता है? सेक्शन 2105 में सप्लायर का मतलब क्या दिया है? सप्लायर का मतलब है इन रिलेशन टू एनी गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ shall mean the person supplying goods, said goods and service or both shall includes an agent on behalf of such supplier goods and service और both। देखो घुमा फिरा के वही है, मैं बता रहा हूँ, सिंपल मेथड लिख लो। सप्लायर मीन्स कौन है? सप्लाइंग, क्या कर रहा है? सप्लाई हो, सप्लाइंग गुड्स सर्विस और बोथ। ठीक है, सप्लायर में क्या इंक्लूड हो सकता है? इंक्लूड एजेंट, एजेंट सप्लायर का एजेंट भी होता है, राइट है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, बिजनेस मेरा, एक गुजरात में ब्रांच भी है, तो मैंने एक एजेंट को रखा है वहां पे, एजेंट को रखा है, बोला है भाई तू मेरा गुड्स बेच के दे दे, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। तो ये एजेंट को भी मैं क्या बोला जाएगा? सप्लायर बोला है। तो सप्लायर मीन्स क्या? सप्लायर मीन्स सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एजेंट on behalf of such supplier relation goods and service or both supplied goods and supply, राइट है। तो सिंपल चीज यही है, और क्या बोलूं इस पे। और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन मींस पर्सन रजिस्टर लायबल टू पे अंडर जीएसटी। देखो ना, यही तो था टैक्सेबल पर्सन। पर्सन सॉरी पर्सन कौन होता है? बोलता पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल, मतलब जो रजिस्टर है जीएसटी में रजिस्टर है, और जो लायबल है, रजिस्टर नहीं है फिर भी लायबल है, भरना है उसको। इज टू बी रजिस्टर मतलब लायबल टू बी रजिस्टर, मतलब रजिस्टर नहीं है बट रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 22 में, तो वो पर्सन को बोला जाएगा टैक्सेबल पर्सन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट टू एंड तक खत्म किया है। प्लीज आपको अगर लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो शेयर कीजिए, और जरूर मुझे कमेंट में बताइए कितना यूजफुल रहा ये वीडियो, ताकि आपके कमेंट से मुझे सच में मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड वो बच्चे लोग तक जरूर पहुंचाना जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस देखे नहीं है, उनको भी पता चले। फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स के TY BCom बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बाय।